सारिका जी सुबह उठकर तैयार हो रही थी और मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, जिससे बहू की आंखें खुल गईं और वह अपने पति विनय से बोली, विनय, कमरे का दरवाजा इतने सुबह सुबह मत खोला करो। तुम्हारी माँ सुबह 5 बजे से ही खिटपिट करने लग जाती है। सुबह के समय इतनी अच्छी नींद आती है और तुम्हारी माँ सब बेकार कर देती है। इन्हें खुद तो कुछ काम धंधा है नहीं, बस तैयार होकर निकल जाएंगी मंदिर के लिए। यहाँ मैं अब उठ जाऊंगी और पूरा दिन घर के कामों में लगी रहूंगी। इनका क्या है, कुछ करती धरती है नहीं, बस सुबह उठकर मंदिर चली जाओ और मंदिर से आकर खाना खाओ, पियो और सो जाओ। पर मुझे बहुत काम होते हैं। तभी विनय बोला, रश्मि, मुझे काम का समझ नहीं आता। पता नहीं तुम्हारा कितना काम रहता है कि पूरा दिन काम ही करती रहती हो, जिसमें कि झाड़ू बर्तन और कपड़े धोने के लिए काम वाली बाई तो आती है ना। फिर भी वह बोली, हाँ बस घर में यही काम होते हैं, करने को और भी कुछ हो तो होता है। वैसे भी तुम्हारी माँ का जब घर में मन नहीं लगता हो तो तुम उन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देते? वो भी चैन से रहेंगी और मैं भी। विनय बोला, क्या तुम भी एक ही बात को लेकर बैठ जाती हो? हाँ, बस खाने का ही तो काम है, उसमें भी माँ सब्जी साफ करके काटने का काम तो कर ही देती है। वह बोली, बस करो अब अपना, माँ पुराण मत सुनाओ, चलो सो जाने दो, गेट बंद कर दो। सरिता जी बेटे और बहू की बातें सुन चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और मंदिर के लिए निकल गईं। अगले ही दिन उनका चश्मा टूट गया था, तो वह शाम की सब्जियां साफ करते हुए बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, तुम विनय को कह देना कि चश्मा बनवा देगा। रश्मि बोली, माँ जी, इस महीने हाथ थोड़ा तंग है, अगले महीने बनवा देते हैं। सारिका जी कहा, ठीक है बहू। शाम को विनय आया, फिर सब खाना खाकर सो गए। सारिका जी को रात में प्यास लगी, वह पानी लेने गई तो किचन में उन्हें सही से दिखाई न देने के कारण उनके हाथ से कांच का गिलास टूट गया, जिसकी आवाज सुनकर रश्मि बाहर आई और जैसे ही टूटा हुआ गिलास देखा, उसका तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आपकी आंखें या बटन दिखाई नहीं देता? भगवान ने 2 आंखें दी हैं, फिर भी देख नहीं सकती? कितना महंगा गिलास तोड़ दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? शोर सुनकर विनय भी बाहर निकल आया और बोला, क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो? रश्मि बोली, तुम्हारी माँ ने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया है। पता है, मेरे पापा इसे यूरोप से लाए थे और तुम्हारी माँ ने उसे तोड़ दिया। विनय ने कहा, रश्मि, माँ ने जानबूझकर थोड़ी तोड़ा होगा, गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने की कौन सी बात है? वैसे भी चीजें तो टूट ही जाती हैं, तुम तो जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। विनय ने अपनी माँ की तरफ देखा, वह बोला, माँ, आप चश्मा पहनना भूल गई शायद, इसलिए गिलास टूट गया। इससे पहले सरिता जी कुछ भी कहती, रश्मि खुद ही बोल पड़ी, हाँ, और क्या अपनी चीजों का होश रहता नहीं, ऊपर से मेरा नुकसान और कर दिया। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर विनय से फिर वही बात कहने लगी कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो, पर तुम हो कि भेजने का नाम नहीं लेते। वृद्धाश्रम में इंसान नहीं रहते क्या? इन्हें भी इनकी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मन लगा रहेगा। मैं कौन सी अपने लिए कह रही हूँ, इन्हीं के लिए सोच रही हूँ, पर तुम मेरी सुनते ही नहीं। विनय बोला, रश्मि,
पापा का दिया हुआ एक गिलास टूटा है, बाकी सारे सेफ हैं। तो तुम हर बात में यही बात क्यों बीच में घुसा देती हो कि माँ को भेज दो? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मैं माँ को कैसे भेज सकता हूँ? मेरी माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, अब मैं उसका ख्याल भी ना रख सकूं तो मैं बेटा किस बात का? रश्मि बोली, तुम तो बस अपनी माँ के गुण गाते रहो। विनय बोला, क्यों ना कहूँ, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। पापा की मौत के बाद हम एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए थे। घर में खाने का एक दाना भी ना था। फिर भी माँ ने पढ़ी लिखी होने के बाद भी मेरी खातिर कहीं और अच्छी नई नौकरी की, क्योंकि यदि वह किसी ऑफिस में जाती तो मुझे अकेला छोड़ना पड़ता। मुझे साथ रखने के खातिर उन्होंने दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा और बर्तन जैसे जाने कितने काम किए। खुद एक वक्त की रोटी खाती, पर मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हें पता है, एक बार मैंने उनसे रेंजर साइकिल की डिमांड कर दी। तब मैं छोटा ही था। उस वक्त माँ की तनख्वाह भी कम ही थी। फिर भी पैसे बचाने के लिए रोज काम पर पैदल जाना शुरू कर दिया। अरे एक एक पैसा जोड़कर मेरे अगले जन्मदिन तक मेरे लिए मेरी पसंद की साइकिल ले आई। अब तुम ही बताओ रश्मि, मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ? कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे रश्मि पूरी तरह बदल गई है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से उसका वही बर्ताव शुरू हो गया। इस बात से विनय बहुत परेशान हो गया था कि वह रश्मि को कैसे समझाए कि उसकी नज़र सामने से आते महेश पर पड़ी, जो कि उसका साला था। विनय को दूर से देखते ही महेश उसकी तरफ दौड़ा और आते ही उसे गले लगा लिया। महेश और विनय जीजा साले बाद में थे, पहले जिगरी दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को अपनी हर एक बात बताया करते थे, लेकिन कुछ समय से महेश शहर से बाहर रह रहा था और काम में व्यस्त होने के कारण दोनों की बातचीत भी नहीं हो पाती। जब इतने दिनों के बाद मिले तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों ने डिनर का प्लान बनाया और महेश और उसकी पत्नी दोनों विनय के घर आने वाले थे। और इस बात से रश्मि बहुत खुश थी कि वह इतने दिनों बाद अपने भैया भाभी से मिलेगी। रश्मि ने अपनी सास से कहा, माँ जी मेरे भैया भाभी घर आ रहे हैं, तो आप जरा खाने पीने का देख लेना। सारिका जी एक सुगढ़ गृहिणी थी और खाने में मसाले भी हाथ से ही डाला करती थी। वह खाना इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि अच्छे अच्छे होटल फेल हो जाएं। सारिका जी लगभग सारा खाना बना ही चुकी थी और जैसे ही महेश और उसकी पत्नी अंदर आए, उन्हें देखकर रश्मि अपनी सास से बोली, माँ जी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और खुद बाहर उनसे मिलने चली गई। बेचारी सारिका जी लगभग सारा खाना बना चुकी थी, बस खीर में शक्कर डालना बाकी था। और उन्होंने रश्मि से कहा, बहू जरा शक्कर का डिब्बा उठा दो, और रश्मि जल्दी जल्दी में उन्हें नमक का डिब्बा पकड़ाकर चली गई। चश्मा न होने के कारण सारिका जी ने वही नमक को शक्कर समझकर खीर में उड़ेल दिया। महेश और उसकी पत्नी ने सारिका जी को यथावत सम्मान दिया। आते ही उनके पैर छुए, प्रणाम किया, फिर अपनी बहन रश्मि से मिले। और तभी विनय भी बाहर से कुछ सामान लेने गया था तो वह भी आ गया। सभी लोग बैठकर बातचीत करने लगे। सारिका जी महेश और उसकी पत्नी के लिए नाश्ते का सारा सामान ले आई, पर रश्मि वहीं बैठी रही
यह सब महेश और उसकी पत्नी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और नाश्ता करने के बाद सभी लोग वहीं बैठकर बातचीत करने लगे और सारिका जी किचन में खाना बनाने चली गईं। सब्जियां, खीर और बाकी सभी चीजें तो तैयार थीं, बस गर्मा गर्म पूड़ियां तलनी थी। उन्होंने जाकर गर्मा गर्म पूड़ियां उतार दी और सभी को खाने के लिए बुलाया। फिर सभी लोग खाने के लिए बैठ गए और गर्मा गर्म लजीज खाने का आनंद लेने लगे। पहला टुकड़ा खाते ही महेश बोला, अरे वाह रश्मि, तुम तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती हो। इससे पहले सारिका जी कुछ कहती, रश्मि बोली, हाँ भाई, सब धीरे धीरे सीख जाते हैं, मैं भी सीख गई। सारिका जी कुछ ना बोली और खाना बनाकर सबको खिलाती रहीं। खाने की सभी ने बहुत तारीफ की और सब खाने के बाद रश्मि ने कहा, मम्मी जी कुछ मीठा ले आइए, भाई को भी तो पता चले कि उनकी बहन कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। तभी सारिका जी ने सबके लिए खीर ले आई। जैसे ही सबने खीर खाना शुरू किया तो तुरंत ही सभी बाथरूम की तरफ भागे। किसी किसी ने वहीं डस्टबिन में खीर पलट दी। रश्मि थोड़ा घबरा गई। उसने फिर अपनी खीर चखी और खीर चखते ही तेज चिल्लाकर बोली, मम्मी जी यह क्या किया आपने, जरा भी तमीज नहीं है। आपने शक्कर के बदले खीर में नमक डाल दिया। तभी महेश आया और बोला, रश्मि लेकिन खाना तुमने बनाया था ना, फिर मौसी जी ने नमक कैसे डाला। रश्मि एकदम चुप हो गई। तभी सारिका जी ने हाथ पकड़कर अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, गलती मेरी ही है, बहू ने तो कुछ नहीं किया, खीर मैंने ही बनाई थी, नमक मैंने ही डाल दिया। उठकर महेश ने सारिका जी के हाथों को पकड़ते हुए बोला, अरे मौसी जी, यह आप कैसी बात कर रही हो, मैं आपके बच्चे के समान हूँ, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। महेश और उसकी पत्नी खाना खाकर चले गए, लेकिन रश्मि में इस बात को यहीं खत्म नहीं किया। वह उनके जाने के बाद अपनी सास के पीछे पड़ गई। वह सारिका जी से बोली, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती, जरा सी खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। सारिका जी बोली, लेकिन बहू शक्कर की जगह नमक का डिब्बा तो तुम्ही ने निकाला था। तभी विनय महेश को छोड़कर आया और वह बोला, माँ लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं देखता हूँ आपके पास चश्मा नहीं होते, तभी आप भी गलतियाँ कर बैठती हो। मैं आपके लिए एक डोरी में वह चश्मे बांध देता हूँ ताकि आप इधर उधर रखकर भूल ना जाओ। इस बार सारिका जी ने विनय को सच सच बता दिया। उन्होंने कहा कि विनय, मेरा चश्मा तो पिछले 1 महीने से टूटा हुआ है, जिसके कारण मुझे चीजें सही से दिखाई नहीं देती और यह गलतियां हो जाती हैं। विनय बोला, लेकिन माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपका चश्मा टूट गया है। मैंने बहू को बताया था बेटा। बहू ने कहा कि इस महीने तुम्हारा खर्चा ज़्यादा हो गया है, तो अगले महीने तुम मेरा चश्मा
बनवा दोगे, इसलिए मैंने दोबारा तुम्हें नहीं टोका। विनय ने घूर कर रश्मि की तरफ देखा। रश्मि ने नजरें नीचे झुका ली। विनय रोज रोज की चिक चिक से परेशान था। अब वह किसी की कीमत पर इसका कोई हल खोजना चाहता था। अगले ही दिन महेश का फोन आया और उसने बातों ही बातों से अंदाजा लगा लिया कि विनय परेशान है। महेश बोला, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? विनय बोला, कुछ नहीं यार, ये रोज रोज के ड्रामे हैं। मैं तो तुम्हारी बहन से समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन वह समझने का नाम नहीं लेती। वह हमेशा एक ही जिद पर अड़ी रहती है कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आओ। और तुम तो जानते ही हो मेरी माँ ने मेरे लिए कितना संघर्ष किया है। जब आज उन्हें मेरी जरूरत है तो मैंने उन्हें कैसे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ सकता हूँ। महेश और विनय ने मिलकर रश्मि को सबक सिखाने का एक प्लान बनाया। अगले ही दिन विनय माँ से बोला, माँ आप कपड़े पैक कर लीजिए, मैं आपको एक नई जगह पर ले जाने वाला हूँ, जहाँ आपको बहुत सारे नए नए दोस्त मिलेंगे आपकी उम्र के, और आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। सारिका जी ने अपने कपड़े पैक कर लिए और विनय और रश्मि के साथ चल दी। रश्मि आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी मुराद जो पूरी होने वाली थी। रश्मि कब से चाह रही थी वह अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजे और सास से पीछा भी छूट जाता। आखिर अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी सास को इतना सताया, लेकिन फिर भी घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। विनय को भी इतना मनाया, तब अब जाकर विनय की अक्ल में यह बात आई। वह सोचती हुई खुद ही मुस्कुरा रही थी। तभी गाड़ी रुकी। रश्मि उतरो और माँ का बैग निकालो। रश्मि खुशी से चहकते हुए बोली, हम वृद्धाश्रम पहुंच गए क्या? विनय ने उदास मन से सर झुकाकर हाँ का इशारा किया। रश्मि खुशी खुशी बैग निकालती हुई बोली, हाँ मैं बैग निकाल देती हूँ। माँ जी का इसमें क्या है, आखिर उनकी बहू हूँ मैं, सेवा करना मेरा फर्ज है। माँ जी आप बैठो, मैं आपका बैग निकालती हूँ और आपको अंदर तक छोड़कर भी आऊंगी। सारिका जी को लग रहा था कि आज वह हार चुकी हैं, या यूं कहो कि आज उन्होंने अपना बेटा खो दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उन्हें यहाँ छोड़ने आया है वह केवल रश्मि का पति मात्र है, उनका बेटा नहीं, जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया। वह आज इन्हें यह अनाथों की तरह छोड़कर जा रहा है। यह सोचकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। रश्मि और विनय अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम में अंदर जा रहे थे। रश्मि तो खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी। वह अपनी सास का बैग लेकर आगे आगे चल रही थी। जैसे ही वह वृद्धाश्रम में अंदर घुसी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अंदर देखा
उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां वृद्धाश्रम में जहां वह अपनी सास को छोड़ने आई थी, वहां उसके माँ बाप एक तख्त पर बैठे थे। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। लग रही थी कि उन्हें बहुत ही तबीयत खराब है। देखते ही रश्मि के हाथ से बैग छूट गया और वह दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास पहुंच गई। उनके गले लग गई और बोली, मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ कैसे? दबी हुई आवाज में बोली। उसके पिता ने कहा, बेटा, हम जैसे बूढ़े लोगों का घर में अब क्या काम? जब तक हमारे बच्चों को लगता है कि उन्हें हमारी जरूरत है, तब तक हमें वो अपने पास रखते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब जरूरत खत्म हो गई, तो हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अपने माता पिता के इस हालत में देखकर रश्मि बौखला उठी। वह बोली, माँ पापा, आप चिंता मत करो, मैं भाई भाभी को छोड़ूंगी नहीं। उसने तभी महेश को फोन किया और वृद्धाश्रम बुलाया। वह महेश के आते ही उस पर बरस पड़ी। रश्मि ने महेश से कहा, कैसे बेटे हो आप? आपको शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते? अरे, जिन माँ बाप ने आप लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उन्हीं की दो रोटियां आपको भारी लग रही हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं? मेरे मम्मी पापा केवल 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, और आप लोगों से इतना भी नहीं हो रहा है। जब आप मेरे मम्मी पापा को नहीं रख सकते, तो उनकी प्रॉपर्टी पर आपका कोई अधिकार नहीं है। या तो तमीज से मम्मी पापा को घर ले जाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लूंगी, और जब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को 4-4 डंडे लगेंगे तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी महेश बोला, हाँ, बुला ले पुलिस को, फोन कर आने दो पुलिस को। मैं भी देखता हूँ, क्या मैं अकेला ऐसा हूँ जिसने अपने माँ पापा को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ा है? और तुम यहाँ क्या कीर्तन करने आई थी? तुम भी तो यहाँ अपनी सास को छोड़ने आई थी। ज्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। मुझे भाषण देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम कितनी बढ़िया हो। तुम तो अपनी इकलौती सास को 2 वक्त की रोटी बनाकर नहीं दे सकती, और मुझे सुनाने चली हो। तुम्हारी बेचारी सास घर का सारा काम करे, तुम उन्हें एक एक चीज के लिए तरसा दो। करो ना पुलिस को फोन। तुम करती हो या मैं करूं? इन सब बातों से रश्मि को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह महेश बोला, मैं अपने माता पिता को यहाँ से बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम अपनी सास को यहाँ से लेकर चली जाओगी? बस
हो गई बोलती बंद, अब दोबारा मुझे लेक्चर मत देना। इतना कहकर महेश जाने लगा। पीछे से आवाज आई, हाँ मैं अपने साथ अपनी सास को ले जाऊंगी और आज के बाद उन्हें अकेले ऐसी जगह पर नहीं जाने दूंगी और ना ही छोड़ूंगी। छोड़ने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। उनका बैग उठाया और उनसे बोली, मैंने जितनी भी बेवकूफ़ियाँ की हैं मुझे उनके लिए माफ़ कर दीजिए माँ जी। मुझे आज एहसास हो गया कि कैसा लगता है जब उन माँ बाप को, जब उनकी औलादें उन्हें अनाथों की तरह जहाँ छोड़ जाती हैं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, शायद यह मेरे कर्मों का फल है जो मेरे माँ बाप को यह छोड़ दिया गया है। तभी महेश बोला, जब तुम अपनी सास को ले जाने के लिए तैयार हो तो मैं बहुत अच्छा है ये, पर मैं अपने माँ बाप को यहाँ से कहीं नहीं ले जाऊंगा। रश्मि आंखों में आंसू लिए गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी तो महेश बोला, क्योंकि यहाँ तो रहने के लिए मेरे माता पिता आए ही नहीं। ढेरों सवालों से भरी नजरों से वह महेश को देखने लगी। तभी महेश हंसते हुए बोला, अरे बेवकूफ, ये हम तो उस माँ पापा को आज ही यहाँ लाए थे। और सभी तेज तेज हंसने लगे। महेश, विनय और महेश की पत्नी और रश्मि के माता पिता सभी जोर जोर से हंसने लगे। रश्मि और ज्यादा रोने लगी। फिर उसे शांत कराया और समझाया कि ये सब उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए किया गया था। और फिर अपनी सास और माता पिता को लेकर रश्मि और महेश अपने घर निकल गए। सभी लोग इस बात से बहुत खुश हुए और आखिर में सब ठीक हुआ। रश्मि को अकल आ गई और वह अपनी सास को भी अपनी माँ की तरह समझने लगी। जैसे उसकी भाभी ने उसकी माँ को अपनी माँ की तरह समाना है और यही बात उसकी भाभी ने उसे बताई थी कि शादी के बाद कुछ नहीं बदलता, बदलते हैं तो सिर्फ माँ का चेहरा बदल जाता है, पर हमारा प्यार उनके लिए नहीं बदलना चाहिए। अगर हर लड़की अपनी सास को अपनी माँ समझे तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे और ना ही ऐसे वृद्धाश्रम की जरूरत होगी। यह बात रश्मि को अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी और सब कुछ ठीक हो गया। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।